Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will study a very important topic of the chapter photosynthesis in higher plants, that is chemoosmotic hypothesis. Now chemoosmotic hypothesis, in this hypothesis, what is this hypothesis? This hypothesis is actually make you understand कि how ATP is synthesized in the chloroplast. ओके हमने बात की थी एसिमिलेटरी पावर्स, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एसिमिलेटरी पावर्स जनरेट होती हैं. दैट इज फर्स्ट इज योर एटीपी एंड द सेकेंड इज योर NADPH प्लस H प्लस. ओके, तो ये दो एसिमिलेटरी पावर्स होती हैं जो कि आगे चल के जो है फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट जो फूड है ग्लूकोज जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. बट यहाँ पे पहले हमको ये समझना है कि ये जो ATP सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये किस तरह होता है, किस तरह ये क्लोरोप्लास्ट में होता है. तो ATP सिंथेसिस के साथ ये एक मैकेनिज्म जुड़ी है जिसको हम बोलते हैं केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें कि जो है ATP सिंथेज एंजाइम है that is coupled with that of proton gradient. means ATP synthesis enzyme और proton gradient क्या है, H प्लस आइंस, इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. उन दोनों में कुछ होता है, मीन्स कुछ चेंजेस होते हैं. ओके, ये एंजाइम और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ये दोनों मिल के फाइनली जो है ATP सिंथेसिस का ATP सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो इसी हाइपोथेसिस को हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ATP सिंथेसिस होता है एक्चुअली. ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो ATP सिंथेसिस की अगर हम बात करें, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, जो ADP जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इट कंबाइंस टू गिव यू ATP. दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज़ होती है. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी प्रोटॉन ग्रेडियंट जब हम स्टैब्लिश करेंगे उससे. ओके, नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ठीक है, जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, अगर आपको डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत अच्छे से आता है तो आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट भी समझ जाएंगे. डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी एनीथिंग विच मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डिफ्यूजन. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ATP सिंथेसिस के लिए हमको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, मींस H प्लस आयंस का डिफरेंस क्रिएट करना है. और ये डिफरेंस हमें कहाँ क्रिएट करना है? ये सारे रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं? ये सारे रिएक्शंस जो हैं आपको पता है थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन है, उसमें सारे रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, ये आप एक फिगर में दिखाती हूँ. ये आप मान लीजिए ये जो येलो कलर का आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये डबल लेयर जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. ओके, और यहीं पे आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. ठीक है, क्योंकि उसी में ही आपकी एसिमिलेटरी पावर जो कि ATP और NADPH प्लस H प्लस है वो जनरेट होती है. तो इसका मतलब यहीं पे जो है हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन डिफरेंस या H प्लस आयन का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. अब अगर ये आपकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक कलर से देख रहे हो, और ये एक थैलाकॉइड है, तो इसके जो अंदर का होता है, अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें थैलाकॉइड का, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. ठीक है, ये ल्यूमेन होता है. और इसके बाहर क्या होगा? ल्यूमेन के बाहर होगा स्ट्रोमा. ठीक है, आपको पता है स्ट्रोमा, बाकी जो पूरा पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में दैट इज स्ट्रोमा. और ग्रेना किससे बना होता है? थैलाकॉइड्स के जो स्टैक्स होते हैं दे आर पाइल्ड अप टू फॉर्म अ थैलाकॉइड. ओके, तो ये एक थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है. एक थैलाकॉइड को इनलार्ज करके बताया है कि क्या हो रहा होगा, किस तरह ATP सिंथेसिस हो रहा होगा. ओके, तो ये मेम्ब्रेन है. अब यहीं पे अब हम आ जाते हैं, ये तो बात हो गई डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ जब ही मूव करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा. इसी तरह यहाँ पे भी हमको H प्लस आयंस को मूव कराना है. अब H प्लस आयंस को मूव कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा. कहाँ पे? ल्यूमेन के अंदर जो थैलाकॉइड का होल है वहाँ पे, और उसके बाहर मतलब स्ट्रोमा.
इन दोनों में जब प्रोटॉन डिफरेंस H+ आयंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट करके हमको करना क्या है, हमको ल्यूमेन के साइड H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, मीन्स स्ट्रोमा में कम करना है और ल्यूमेन में बढ़ाना है। क्योंकि ल्यूमेन में इसलिए बढ़ाना है क्योंकि उसके बाद ही जो है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा, तब ये H+ आयंस जो हैं ये फिर से मूव करेंगे कहाँ पे, स्ट्रोमा की तरफ, और एनर्जी जो है रिलीज होगी मूवमेंट में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब ये सब कुछ है होगा कैसे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी, ये जो बाकी जो स्लाइड्स हैं वो सब बेटा थ्योरी है, ठीक है, जो कि आप पढ़ के समझ जाओगे, जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ दैट इज जस्ट थ्योरी ऑफ दैट ओनली। अब बेटा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की जो हमने बात की, ये स्टैब्लिश कैसे होगा, ये 3 तरीके से स्टैब्लिश होता है। 3 तरीके से हम ल्यूमिन के अंदर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो है आपका, हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आ जाते हैं। आपके ये आपका येलो कलर का थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है जिसमें दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट है, ये फोटोसिस्टम 2 है और ये फोटोसिस्टम 1 है। ओके, इसी तरह हमने पढ़ा था। ओके, और ये जो है साइटोक्रोम्स जो हैं या फिर हम कह सकते हैं इससे लिंक्ड होंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये तो हो गया, अब फोटो सिस्टम 2 के साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी होती है जो कि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था, एंड दैट इज़ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, तो सबसे पहला जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा, अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन के अंदर कैसे H+ आयंस बढ़ेंगे, पहला तो बढ़ेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर जब स्प्लिट होता है, ठीक है, आपके इनर साइड मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर की बात हो रही है, तो जब तो उसमें हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं दे विल इंक्रीज द H+ कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। तो पहला तो ये क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने बताया 3 तरीके से H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में हम बढ़ाएंगे। पहला हो गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से होगा। दूसरा क्या होगा, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो एनर्जी जो है लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, कहाँ पे जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेंगे। ओके, दैट इज़ योर प्लास्टोक्यूनिन। ओके, और ये प्लास्टोक्यूनिन जो है स्ट्रोमा में जो H+ आयंस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके PQH2 बना देगा, प्लास्टोक्यूनिन H2। ओके, और ये सब कुछ कौन कर पाएगा, जो क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम B/F में, B6 एंड F में, ठीक है। तो B6 और F के प्रेजेंस में ये जो साइटोक्रोम B6 और एंड F आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, ये इस चीज़ को इनिशिएट करेगा। ये जो H+ आयंस स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ये H+ आयंस उस H+ आयंस को ये PQ के साथ कंबाइंड करके, और जब PQH2 बन जाएगा, और उसके बाद ये जो PQH2 में से फिर से H+ आयंस जो हैं वो ल्यूमेन की तरफ ये रिलीज कर देगा। कौन, साइटोक्रोम B6 एंड F। तो ये उसमें हेल्प करेगा। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरह प्रोटॉन्स का जो लेवल होगा वो ल्यूमेन के अंदर बढ़ेगा। तीसरा तरीका क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आपको पता है कि फोटोसिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ रही है, वहाँ के भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होंगे, और वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट है, कोएंजाइम, दैट इज़ NADP+, ठीक है। ये कोएंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट है, और दैट इज़ NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑन द ये जो है स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन के, मींस डबल मेम्ब्रेन है, एक सरफेस स्ट्रोमा की तरफ है, एक सरफेस ल्यूमेन की तरफ है। तो जो सरफेस स्ट्रोमा की तरफ है वहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स दैट कम्स फ्रॉम द PS1 उसको ये एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन्स जो भी और ये रिड्यूस कर देगा कोएंजाइम दैट इज़ NADP+ को, ये जो है रिड्यूस कर देगा NADPH+H+ में, ठीक है। तो अब यहाँ से भी क्या हुआ, स्ट्रोमा से H+ जो है लेके उससे हमने अपना एसिमिलेटरी पावर बना लिया। तो उस तरह भी स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, और ल्यूमेन में
जो प्रोटॉन्स का लेवल है वो बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब जो है प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा दे डिक्रीज इन नंबर वाइल द ल्यूमेन विच इज एक्यूमुलेटेड, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन। नाउ दिस विल रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमने क्या किया है, नंबर्स को कम कर दिया, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो सबसे, क्योंकि हमको हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट ही स्टैब्लिश करना था, तो वो हमने कर दिया है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जब स्टैब्लिश हो जाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और जिसकी वजह से जो भी पीएच है ल्यूमेन का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, ठीक है। ये सब चीज़ें तो जो भी नोट्स थे आई विल जस्ट शो यू। ओके, हाँ, एक चीज़ और है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर मिशेल, उन्होंने 1961 में इस हाइपोथेसिस को दिया था, दैट इज़ केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उन्होंने ही ये हाइपोथेसिस दिया था, नाम याद रखिएगा। ओके, नाउ ये सब कुछ वही है जो हमने बताया, किस तरह जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा। 3 तरीके हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए। ओके, और उसके बाद अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों, इसका क्या मेन रोल है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्यों स्टैब्लिश किया है। ओके, नाउ ये आप देख रहे हो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो चुका है। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट की, क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट। जब ये ग्रेडियंट ब्रेक होगा, अब ब्रेक कैसे होगा, मीन्स वहाँ से जो जहाँ ल्यूमेन में जो प्रोटॉन्स इकट्ठा हो गए हैं उनका फ्लो होगा। अब उनका फ्लो कैसे होगा, फिर से हम वापस डायग्राम में आते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें बिना डायग्राम के आप बेटा नहीं समझ सकते हो ना। ये आप देख रहे हो कुछ चीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी सिंथेस। नाउ ये जो है आपका कपलिंग फैक्टर है, सी ए फैक्टर भी इसको बोलते हैं, एंड दैट इज एपी सिंथेस एंजाइम। नाउ इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये जो एम्बेडेड है अंदर इसको हम बोलते हैं F0, और ये जो आपको सर्कल सा पार्ट दिख रहा है बाहर की तरफ जो स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा है, दैट इज F1। अब क्या होगा बेटा कि अब जो है ये जो आपका एटीपी सिंथेस एंजाइम है उसके प्रेजेंस में, ठीक है, उसके प्रेजेंस में ये जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, एंड द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा विल बी रिजल्टेड। और जो प्रोटॉन्स थे जो कि ल्यूमेन में इकट्ठा थे, वो ल्यूमेन से किस तरफ आ जाएंगे, स्ट्रोमा की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, स्ट्रोमा से मूव करने लगेंगे थ्रू अ चैनल क्या है, दैट इज F0 पार्ट जो है एटीपीएस का या एटीपी सिंथेस का, वहाँ से मूव करने लगेंगे। ओके, और इस तरह क्या होगा, जो F1 जो कि प्रोट्यूड हो रहा है, ओके, जो कि बाहर निकला हुआ है, जो कि स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा है, और वहाँ से ये जो है H+ आयंस पास होके कहाँ आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जैसे ही ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्योंकि फ्लो हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा। जब डिक्रीज होने लगेगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी, जिसकी वजह से F1 पार्टिकल जो है वो उसका जो कॉन्फर्मेशनल चेंज, उसका जो भी चेंज है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जो F1 ये वाला पार्ट है। ओके, और उसकी वजह से जो H1 पार्टिकल्स जो कि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ADP molecule plus inorganic phosphate, and it will results in the formation of ATP. So this is how the chemiosmosis operates, किस तरह ATP का सिंथेसिस होता है, क्योंकि ATP प्रोडक्शन इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी चाहिए। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा तो उसमें जब वो ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी जो है ADP मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP।
So this is how the ATP is generated. So this is all beta about the chemiosmotic hypothesis. Now इसके बाद हम इसी में से ही कुछ और भी चीज़ें हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट की, वो हम पढ़ेंगे, और क्यों प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़रूरी है। दूसरा कि ये जो ATP और NADPH हमने बनाया है उसका आखिर क्या यूज़ है, कहाँ पे ये यूज़ होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।